गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम पेपर नंबर फर्स्ट जो सेकेंड ईयर में अपने चलता है थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास। तो हमने उष्मागतिकी में सबसे पहले आपके पास इस बुक में टोटल 4 यूनिट है। 4 यूनिट में आपके पास जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट है वो है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड, उष्मागतिकी रिलेटेड, और थर्ड और फोर्थ यूनिट है इसी के बेस पर है, पर वो है सांख्यिकी से रिलेटेड यानी स्टैटिक्स से रिलेटेड। तो जिसमें आप फर्मी-डिराक सांख्यिकी, बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी वो सब आती है, वो थर्ड यूनिट फोर्थ में आएगी। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले उष्मागतिकी की। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। अपन यूनिट नंबर फर्स्ट है आपके पास जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, इसका थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, कार्नोट इंजन, हीट इंजन, और उसमें कुछ इस प्रकार के लॉ आते हैं जो जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के, और उसके बाद कुछ मैक्सवेल इक्वेशन आती है, उनकी कुछ एप्लीकेशन आती है। ये सब आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में है। तो आज अपन इसको स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट को, थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले आप जब बुक स्टार्ट करने जा रहे हो तो इस बुक में जो जो टर्म यूज आने वाली है, यानी कौन कौन सी टर्म यूज आने वाली है, सबसे पहले अपन उसको देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म आप यूज लेने वाले हो इसमें। तो देखो आपके पास जो फर्स्ट टर्म यूज आ जाइए, तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन या कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इस पॉइंट्स को अपन एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और आपके नोट्स में लिखते हैं कि कैसे इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। तो देखो आप फर्स्ट पॉइंट लगा लेना, सामान्य डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन, और अपन एक एक पॉइंट की इसमें बात करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, जस्ट एक इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन ही मान के चलना कि ये सब क्या आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लगाइए। फर्स्ट पॉइंट लगाइए क्या हुई, फर्स्ट लगाइए आप जनरल डेफिनेशन में उष्मा या हीट। क्या लगाइए, उष्मा या हीट। अब क्या आपने हीट नाम सुना है? यदि आपने हीट नाम सुना है, क्या आप हीट जानते भी हो? हीट क्या होती है, हीट से क्या होता है, हीट को कम कैसे करते हैं, बढ़ाते कैसे है, ये भी सब आप जानते होंगे। तो भी मैं एक जस्ट बेसिक रूप से आपको बता देता हूँ कि उष्मा क्या होती है। उष्मा क्या होती है, सबसे पहले तो ये एक टाइप की क्या है, उष्मा एक एनर्जी का ही रूप है। ये भी आप जानते हो, उष्मा क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ऊर्जा का रूप है वही क्या है, आपके पास एक उष्मा है, यानी एनर्जी की फॉर्म है। ये क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। अब यदि ये यहाँ पे एनर्जी है तो इसको नाम उष्मा क्यों दिया गया, हीट क्यों दिया गया, एनर्जी क्यों नहीं बोला गया? तो एनर्जी क्यों नहीं बोला गया, तो अपन यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट लेते हैं कि यदि कोई ऊर्जा है या कोई उष्मा है या कोई टेम्परेचर है, वो कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होता है। यदि आपको ध्यान हो तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, यदि आपको ध्यान हो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, कहाँ पर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। यानी यहाँ पे आप जानते हो क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मान लो कि एक आपने कोई छड़ ले ली लोहे की, क्या ले ली, लोहे की छड़ ले ली या कोई सरिया ले लिया, उसको आप क्या करोगे, किसी आग में गर्म करोगे। जब गर्म करोगे तो आप एक साइड से उसको पकड़ोगे, दूसरे साइड से क्या करोगे, उसको गर्म करोगे। थोड़ी देर बाद देखोगे कि जिस साइड से आप गर्म कर रहे थे वो वाला तो पार्ट गर्म होगा ही होगा, और कुछ देर में जिस साइड से अपन ने पकड़ रखा है उस सरिये को, वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसमें कौन सा कंसेप्ट काम आया, यही तो कंसेप्ट काम आया कि वहां पर अपन को जब टेम्परेचर अपन वहां पे बढ़ा रहे थे तो ऊर्जा कहाँ बढ़ रही थी, अपनी वहां पे बढ़ रही थी। जब ऊर्जा वहां पे बढ़ रही थी इसका मतलब क्या हुआ, वो उच्च ऊर्जा यानी उच्च ताप था वहां पे, उच्च ताप से उधर क्या था, सरिया गर्म हुआ तो उच्च ताप, इधर क्या था, निम्न ताप। तो उच्च ताप से निम्न ताप पर उष्मा का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। तो वहां पे अपन ने यदि कुछ ज्यादा देर तक उसको आप गर्म करोगे तो इतना गर्म हो जाएगा कि उस शरीर को आप पकड़ भी नहीं सकोगे, उसको हाथ से छोड़ना पड़ेगा। तो वो एक जस्ट इसी का ही एग्जांपल है कि उसमें क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की और उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो क्या हो गया इसमें, ये एक ऊर्जा का रूप है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की, और ये क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है यानी स्थानांतरण करता है। अब ये कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है, बताओ। उष्मा कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, जल्दी से बताओ। बताओ कि उष्मा कैसी राशि है, अदिश राशि या सदिश राशि। पता होगा सबको कि उष्मा कैसी राशि है, आपके पास एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं तो क्या क्या होते हैं, जूल होता है, जूल में भी लिख सकते हो आप एसआई में, अर्ग में भी लिखते हो, फिर उसको कैलोरी में भी लिखते हो। ये सब क्या है, इसके तीनों क्या है, मात्रक है। यानी यदि मैं उष्मा की बात करूं तो उष्मा के ये तीनों क्या है, इसके मात्रक है या यूनिट है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो गया, इसको ये उष्मा को आपका पता लग गया होगा कि उष्मा क्या होती है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस उष्मा को बढ़ाना है, यदि किसी उष्मा को बढ़ाना है, क्या करना है, यदि किसी उष्मा को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, उसमें टेम्परेचर में वृद्धि करोगे।
जब किसी वस्तु का ताप बढ़ाओगे तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगी। यदि किसी वस्तु में ताप कम करोगे तो क्या होगी, ऊर्जा कम होगी। तो ये भी ध्यान रखना कि यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाती है, तो ऊष्मा भी क्या होती है आपकी, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। यदि आप टेम्परेचर को कम करते हो, यदि आप टेम्परेचर को कम करते हो तो ऊष्मा भी क्या होगी आपके पास, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन एक एक पॉइंट करके इन सबको लिखेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए फर्स्ट ऊष्मा, और फिर लिखिए उसमें जो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखिए, फिर उस पर अपन दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट लिखिए आप हीट और ऊष्मा। फर्स्ट लिखिए हीट और ऊष्मा। इसमें लिखिए ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है, ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है, ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होता है, जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होता है, जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होता है। और किसी निकाय को ऊष्मा देने पर, यदि किसी निकाय को ऊष्मा देने पर ताप बढ़ता है, यदि किसी निकाय को ऊष्मा देने पर ताप बढ़ता है और यदि निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के कारण, और यदि निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के कारण ताप घटता है, और यदि निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के कारण ताप घटता है, सेम वही चीज़ है, यही कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, यही लिखा रहा हूँ। क्या होता है इसमें, जब कोई सिस्टम है उसमें यदि क्या करना है आपको, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा भी बढ़ी, या फिर या ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको क्या करने का, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार ऊर्जा को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि कोई ऊष्मा का स्थानांतरण या उत्सर्जन कर रहा है, कोई सिस्टम है जिसमें क्या कर रहा है, वो एनर्जी को बाहर इमिट कर रहा है, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। यदि वो क्या कर रहा है, ऊष्मा को बढ़ा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे ताप भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या फिर लिख लो इसमें कि ऊष्मा एक अदिश राशि है, ऊष्मा एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल, अर्ग और कैलोरी द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका मात्रक जूल, कैलोरी, अर्ग, या फिर जूल, अर्ग, कैलोरी द्वारा व्यक्त करते हैं। लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका, क्या है, ऊष्मा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, टेम्परेचर। तो सेकंड पॉइंट लगाइए, टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर में दो वर्ड आते हैं आपके पास, एक तो गर्माहट, क्या आता है आपके पास, एक तो आता है गर्माहट यानी हॉटनेस, एक आता है अपने पास कोल्डनेस। दोनों वर्ड को आप जानते हो, हॉटनेस क्या होता है और कोल्डनेस क्या होता है। तो दोनों वर्ड को जानते हो तो इसमें आप क्या जानते हो कि जब अपन टेम्परेचर की बात करते हैं तो गर्माहट कब होगी और शीतलता कब होगी। यदि कोई वस्तु ले ली आपने, उस वस्तु को आप क्या करते हो, यदि आप मान लो कि ये वस्तु है, ये कोई वस्तु ले ली मैंने, ठीक है, ये कोई वस्तु हो गई। यदि इसमें आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा रखा था, यानी इस वस्तु को क्या किया था, गर्म किया था, तो आप कैसे अनुभव करोगे कि ये वस्तु गर्म है या ठंडी है। कोई ना कहीं से आप अनुभव करोगे कि ये वस्तु गर्म है, क्या ये वस्तु ठंडी है। छोटे से छोटा बच्चा होता है वो भी क्या करता है, इसको अनुभव कर सकता है कि कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी वस्तु ठंडी है। तो इसमें क्या होता है, जब अपन को ऐसे ही इन दोनों पॉइंट में से किसी का भी अनुभव होता है, यानी किसी कोई वस्तु को देखते हैं अपन और उस वस्तु को क्या करते हैं अपन, या तो गर्म होगी या ठंडी होगी, तो उसका अनुभव होता है वो किसके द्वारा होता है, आपका टेम्परेचर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, टेम्परेचर के द्वारा होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोई वस्तु गर्म है, क्या है आपके पास, कोई वस्तु गर्म है, यानी कैसी है, हॉटनेस है। यदि कोई वस्तु गर्म है, हॉटनेस में है, इसका मतलब क्या, आप उसको पकड़ सकते हो क्या, वो डिपेंड करेगा किस पर, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर कि उस वस्तु को आप पकड़ सकते हो या नहीं पकड़ सकते। यदि आप उस वस्तु को पकड़ सकते हो तब तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा। वस्तु गर्म जरूर है पर उसको पकड़ लिया, मतलब आपके ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है।
यदि क्या किया आपने, वस्तु को क्या किया, पकड़ नहीं सके, जैसे ही हाथ लगाया और तुरंत छोड़ दिया, इसका मतलब आप देखना यदि ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वस्तु को आप नहीं पकड़ सकते तो आपका हाथ भी क्या हो जाता है, यहाँ से रेड हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि आप उसको हाथ में नहीं पकड़ पाए। तो वो सब क्या किससे अनुभव होता है, वो सब होता है उस टेम्परेचर से। यदि किसी वस्तु का टेम्परेचर ज़्यादा है, क्या है, किसी वस्तु का टेम्परेचर ज़्यादा है, तब तो आप उस वस्तु को क्या कर सकते हो, नहीं पकड़ सकते। अगर यदि किसी वस्तु का टेम्परेचर कम है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई वस्तु है जो टेम्परेचर दिया ही नहीं, बहुत ही ठंडी है, तो वो क्या है, आपकी एक शीतलता यानी कोल्डनेस का अनुभव कराती है। यदि कोई वस्तु टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो क्या हॉटनेस अनुभव कराती है। तो ये जो अनुभव कराने वाला गुण है, ये जो फीलिंग देने वाला गुण है, कौन सा, टेम्परेचर। तो ये सब डिपेंड करेगा किस पर, टेम्परेचर पर। तो यदि टेम्परेचर को आप अच्छे से बोल सकते हो कि टेम्परेचर क्या होता है, जिस वस्तु से हमें गर्माहट या कोल्डनेस या हॉटनेस का फीलिंग अनुभव हो, या फिर इसके जो अपने पास जो शीतलता होती है या गर्माहट होती है, कोई वस्तु कौन सी गर्म है कौन सी ठंडू हो, इसका अनुभव अपन कर सकें, वही क्या कहलाता है, अपना टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर वैसे एक स्थूल निकाय में आता है, ये भी ध्यान रखना। टेम्परेचर किस में आता है, एक आपका स्थूल निकाय में आता है। किस में आता है, स्थूल निकाय। अब ये स्थूल निकाय क्या होता है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा इसमें निकाय सिस्टम में। अब इसमें बात करें जिसकी टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कैसी है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, ये भी आप जानते हो। तो टेम्परेचर भी एक कैसी है आपके पास, अदिश राशि है। यदि इसके मात्रक की बात करो तो मात्रक क्या होता है आपका, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन को आप किससे लिखते हो, के से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास ताप होता है तो वो क्या होता है, गर्माहट या शीतलता को फीलिंग का अनुभव देता है। और स्थूल निकाय का टेम्परेचर होता है वो एक स्थूल निकाय के अंतर्गत माना जाता है, अदिश राशि है, और इसे किससे व्यक्त करते हैं, केल्विन से व्यक्त करते हैं, यानी केल्विन इसका क्या है, मात्रक है। तो लिखिए दूसरा पॉइंट आप टेम्परेचर, दूसरा पॉइंट लिखिए टेम्परेचर। इसमें लिखिए किसी ताप किसी वस्तु या निकाय का वह भौतिक गुण है, ताप किसी वस्तु का, ताप किसी वस्तु या निकाय का वह भौतिक गुण है, ताप किसी वस्तु या निकाय का वह भौतिक गुण है जो उसकी गर्माहट या शीतलता को, जो उसकी गर्माहट या शीतलता को अनुभव कराता है, जो उसकी गर्माहट या शीतलता को अनुभव कराता है। ताप किसी निकाय का स्थूल गुण होता है, ताप किसी निकाय का स्थूल गुण होता है, ताप किसी निकाय का स्थूल गुण होता है। ताप एक अदिश राशि है, ताप एक अदिश राशि है, ताप एक अदिश राशि है, और इसका ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। अब बात करते हैं अपन किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोई भी सिस्टम की। थर्ड पॉइंट है आपका सिस्टम। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन सिस्टम की। तो सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में ये होता है कि आपके पास मान लो कि कोई सिस्टम यानी हिंदी में बोलते हैं जैसे निकाय। निकाय किससे मिलकर बना होता है, तो आप जरूरी नहीं, निकाय बहुत सारी चीज़ों से यानी बहुत सारे आपके पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी आती है बहुत सारों से मिलकर बना माना जा सकता है। जैसे अणु हो गया, क्या हो गया, जैसे अणु हो गया, परमाणु हो गया, कोई पार्टिकल हो गया, बहुत सारे क्या हो गए, कण हो गए। तो उन सब से यदि कोई मिलकर क्या बनाया जाता है, इन सबको मिलाया जाए किसी सिस्टम में एक साथ, वो किसका निर्माण करता है, वो करता है आपके पास किसी सिस्टम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, किसी सिस्टम का निर्माण करता है। अब ये सिस्टम भी आपके पास दो टाइप का होता है, एक तो सूक्ष्म निकाय और एक स्थूल निकाय। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, दो भाग में बांट लेता हूँ। एक तो होता है आपके पास सूक्ष्म निकाय, एक तो क्या होता है आपके पास सूक्ष्म निकाय, दूसरा क्या होता है आपके पास स्थूल निकाय। दूसरा क्या होता है आपके पास स्थूल निकाय, क्या होता है स्थूल निकाय। यानी ये तो क्या होता है आपका माइक्रो सिस्टम, और ये क्या होता है आपके पास मैक्रो
ठीक है। यानी मैक्रो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम ये क्या इसी के पार्ट है, किसके, सिस्टम के। तो सिस्टम तो क्या होगा, कोई अणु हो गया, परमाणु हो गया, कोई और पार्टिकल हो गया, उन सबसे जो बहुत सारे भौतिक राशि होती है उससे क्या होता है, मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है, आपका एक सिस्टम कहलाता है। ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, सूक्ष्म निकाय और स्थूल निकाय। अब सूक्ष्म निकाय किसे कहते हैं, माइक्रो स्टेट किसे कहते हैं, या माइक्रो सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई भी कण होते हैं, कण की संख्या क्या होती है, अल्प होती है या सीमित होती है। क्या होती है, इसमें किसी जो कण की संख्या होती है वो क्या होती है, सीमित या अल्प। यानी जो भी कण होंगे वो कैसे होंगे, इसमें आपके पास सीमित होंगे या अल्प होंगे, ठीक है। यदि मैं बात करूं किसकी, स्थूल निकाय की, तो इसमें क्या होती है, कणों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्या होती है, कणों की संख्या ज्यादा होती है। तो ये सब किसमें आते हैं, आपके पास सूक्ष्म कण और स्थूल निकाय में आते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो, यदि निकाय लिखो तो माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट। तो जब कण की संख्या कम होती है तब तो किसमें गिने जाएंगे, माइक्रो में। यदि कण की संख्या ज्यादा हो तो किसमें गिने जाएंगे, मैक्रो में। फिर क्या आता है आपके पास, निकाय के प्राचल। और निकाय के प्राचल किसे कहते हैं, बताओ। निकाय के प्राचल यानी जो सिस्टम बनाया आपने, उस सिस्टम में कौन कौन से पैरामीटर आपके काम आ रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर काम आ रहे हैं, वही क्या कहलाएंगे आपके पास, निकाय के प्राचल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, निकाय के प्राचल कहलाएंगे। तो यदि मैं इसके निकाय के पैरामीटर की बात करूं, किसकी, इस निकाय के पैरामीटर की बात करें, तो इस निकाय के पैरामीटर में क्या होगा आपके पास, निकाय के पैरामीटर होंगे। तो पैरामीटर में यदि कोई सिस्टम है, सिस्टम में आपके पास जो पैरामीटर काम आते हैं वो जनरली ये वाले काम आते हैं, पी, वी, टी और यू। क्या, पी, वी, टी, यू। और कई बार आपको ये भी मिलेगा, पी, वी, टी, ए, जिसको आप क्या कहते हो, उष्मागतिक क्या कहते हो, पैरामीटर भी कहते हो। क्या कहते हो, उष्मागतिक पैरामीटर भी कहते हो, या उष्मागतिकी प्राचल भी कहते हैं। तो उष्मागतिकी प्राचल वही होती है जो किसी सिस्टम को बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे, और वो सिस्टम क्या करता है, उस पर डिपेंड भी रहता है। जैसे दाब हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया, आंतरिक ऊर्जा हो गई, क्षेत्रफल हो गया। तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे, पैरामीटर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक जस्ट इंट्रोडक्शन था जो उष्मागतिकी को पढ़ने के लिए जरूरी है कि उष्मा क्या होती है, ताप क्या होता है, निकाय क्या होता है, निकाय के पैरामीटर क्या होता है। तो देखो, आपको जो मेरा उद्देश्य है वो क्या है, आपको जो पॉइंट ये शॉर्ट में मैंने लिखे, ये जो शॉर्ट पॉइंट लिखता हूँ, इन शॉर्ट पॉइंट के द्वारा आपको थ्योरी बिल्कुल दिमाग में एग्जैक्ट बैठ जाती है। जरूरी नहीं है कि आप इस सब चीज़ों को रटना जरूरी नहीं है, याद करना जरूरी नहीं है, आपको केवल समझना जरूरी है। जो जो पॉइंट लिखे उस पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियरेंस आ जानी चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या क्या पता लगा आपको, चारों पॉइंट को मैं एक बार वापस बता रहा हूँ। उष्मा क्या होता है, यह एक ऊर्जा का रूप है, ये भी जानते हो। जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है, जो आपके सामने लिखा हुआ है, उसी को मैंने नोट्स में करवाया, ठीक है। तो वैसे आपने ये 2 पॉइंट अभी लिखना बाकी है अपना। तो पहले एक काम करो, पहले आप ये निकाय लिख लो, थर्ड पॉइंट लगाओ निकाय, थर्ड लगाओ पॉइंट निकाय। फिर उसमें लिखो कि भौतिकी में निकाय वह तंत्र होता है, भौतिकी में निकाय वह तंत्र होता है जिसका अध्ययन किया जाता है। भौतिकी में निकाय वह तंत्र होता है जिसका अध्ययन किया जाता है, और यह निकाय सूक्ष्म कण जैसे अणु, परमाणु आदि से मिलकर बना होता है। और यह निकाय सूक्ष्म कण जैसे अणु, परमाणु आदि से मिलकर बना होता है। और यह निकाय सूक्ष्म कणों जैसे अणु, परमाणु, आयनों से मिलकर बना होता है। और कणों की संख्या के आधार पर, कणों की संख्या के आधार पर निकाय को 2 भागों में बांटा गया है। कणों की संख्या के आधार पर निकाय को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट लिखो सूक्ष्म निकाय और दूसरा लिखो स्थूल निकाय। फर्स्ट लिखो सूक्ष्म निकाय और दूसरा लिखो स्थूल निकाय। सूक्ष्म निकाय में लिखो कि जिसमें कण की संख्या अल्प एवं सीमित होती है, जिसमें कण की संख्या अल्प एवं सीमित होती है, जिसमें कण की संख्या अल्प एवं सीमित होती है, सूक्ष्म निकाय कहलाता है। जिसमें कण की संख्या अल्प एवं सीमित होती है, सूक्ष्म निकाय कहलाता है। दूसरा लिखो स्थूल निकाय, जिसमें कण की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसमें कण की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसमें कण की संख्याएं बहुत अधिक होती है, स्थूल निकाय कहलाता है। स्थूल निकाय कहलाता है। फिर फोर्थ लगाओ निकाय के प्राचल।
फोर्थ लगाओ पैरामीटर ऑफ सिस्टम, निकाय के प्राचल। फिर इसमें लिखो कि भौतिकी में निकाय का अध्ययन करते समय, भौतिकी में किसी सिस्टम या निकाय का अध्ययन करते समय, निकाय का अध्ययन करते समय जिन भौतिक राशियों पर विचार किया जाता है, जिन भौतिक राशियों पर विचार किया जाता है, जिन भौतिक राशियों पर विचार किया जाता है उन्हें निकाय के प्राचल कहते हैं, उन्हें निकाय के प्राचल कहते हैं। जैसे आयतन हो गया, जैसे आयतन, जैसे आयतन कौमा ताप, जैसे आयतन कौमा ताप कौमा दाब, आंतरिक ऊर्जा आदि। तो देखो ये चारों पॉइंट आपके पास क्लियर हो गए होंगे, ताप, उष्मा, निकाय और निकाय के पैरामीटर। ठीक है, तो ये आप जस्ट क्या था, आपका एक इंट्रोडक्शन था थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ये आपको सब ध्यान आ गया, जो मैंने लिखाया है सब पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। और देखो अपन जो क्लास ले रहे हैं उस क्लास में आपको विद नोट्स आपको लिखाया भी जा रहा है और सबको समझाया भी जा रहा है और एक एक पॉइंट को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे अपन ने मैथमेटिकल फिजिक्स पूरी पढ़ी है तो आप देख ही चुके हो किस तरीके से पढ़ी है। बाकी अपन ने स्टैटिक्स की जो ऊष्मागतिकी की जो यूनिट नंबर 3 और 4 है वो भी अपन क्लियर कर चुके हैं। और ये सभी वीडियो अपने पास कहाँ पर अवेलेबल है, अपनी खुद की एप्लीकेशन है उनमें अवेलेबल है। और वो चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन अपन ने चला रखी है जिसमें आपके कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चरर अवेलेबल है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लगाइए आप ऊष्मागतिकी निकाय। नेक्स्ट पॉइंट लगाइए, 5वां पॉइंट लगा दीजिए ऊष्मागतिकी निकाय। ऊष्मागतिकी निकाय यानी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है इसकी बात करते हैं कि जिसमें अपन किसकी बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, कि ऐसा निकाय जिसमें केवल मैंने ये देखो 4 टर्म बताइए आपके PVTU। अब ये क्या है, आपका एक तरह से पैरामीटर है। क्या है, किसी सिस्टम के पैरामीटर है। तो उसी पैरामीटर का जब किसी सिस्टम के अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऊष्मागतिक निकाय होगा जाएगा। यानी एक ऐसा सिस्टम, क्या यदि कोई एक ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम है, तो ये मान लिया कोई ऐसा सिस्टम है या कोई ऐसा निकाय है जिसमें क्या हो आपके पास ऊष्मागतिक के अंदर 4 पैरामीटर आते हैं P, V, U और T। या फिर इसको आप कई जगह आपको ये भी मिलेगा P, V, T और A। ये जो पैरामीटर होते हैं इनका जिस सिस्टम में अध्ययन किया जाता है वही किया जाता है आपका, वही क्या कहलाता है, आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। और यहीं से आपका जो बुक का नाम है वो भी क्या दिया गया, थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो गया, आपके पास की कोई भी सिस्टम हो गया, कोई भी सिस्टम में क्या हो गया, सिस्टम आप जानते हो किससे मिलकर बना होता है, आयन हो गया, अणु हो गया, परमाणु हो गया, किसी से भी मिलकर बना मान सकते हैं सिस्टम। जैसे आपके पास नहीं होता कोई पार्टिकल हो गया, उस पार्टिकल की वेलोसिटी, त्वरण वगैरह सब निकालना है तो उसको पहले किस में कंसीडर करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करते हैं। तो किसी पार्टिकल को निर्देश तंत्र में व्यक्त करना वो आपका क्या एक तरह से सिस्टम ही तो है। जो निर्देश तंत्र होता है वो क्या आपका एक तरह से सिस्टम है। तो सेम वही प्रोसेस किस में होता है, आपका ऊष्मागतिकी में होता है कि आपके पास कोई भी क्या हो, ऐसे कोई पैरामीटर आ जाए या किसी कण के अपन दाब, आयतन, ताप या कोई ऐसा सिस्टम ले लिया, कोई बॉक्स ले लिया, कोई बंद ले लिया, कोई गैस ले लिया, उसमें क्या करते हैं, दाब, आयतन, ताप, आंतरिक ऊर्जा, क्षेत्रफल की अपन जब गणना करते हैं या इससे रिलेटेड जो भी टर्म का अध्ययन करते हैं वो किस में आता है, आपका ऊष्मागतिक निकाय में आता है। तो ऊष्मागतिक निकाय पॉइंट लगाइए और उसमें लिखिए, 5वां पॉइंट लगाइए, उसमें लिखिए ऊष्मागतिक निकाय वह निकाय है, ऊष्मागतिक निकाय वह निकाय है जिसकी अवस्था को दाब, आयतन, ताप, जिसकी अवस्था को दाब ब्रैकेट में ले लेना P, आयतन V, दाब P, आयतन V, ताप T, ताप ब्रैकेट में T, कैपिटल T,
एवं आंतरिक ऊर्जा U के द्वारा व्यक्त किया जाता है, एवं आंतरिक ऊर्जा U के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जीरो लॉ। क्या आता है आपके पास? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जीरो लॉ यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। क्या आता है आपके पास? ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। तो देखो आपका जो टॉपिक है वो क्या? ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। यानी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जीरो लॉ यानी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सबसे पहले तो इसका नाम थर्मोडायनेमिक्स का शून्य नियम क्यों दिया गया? ये शून्य नियम वैसे कहाँ देते हैं अपन? तो अब यहाँ पे शून्य नियम का मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे देखो, यदि आपने फर्स्ट नियम बहुत सारे होते हैं, सेकंड नियम होते हैं, थर्ड नियम होते हैं, कभी आपने शून्यवां नियम देखा क्या? शून्यवां नियम तो आज फर्स्ट बार आया होगा शायद। ऊष्मागतिकी का वैसे आपने पढ़ा हुआ है, ये नियम पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, बट आपके पास जो नियम आया है वो शून्यवां नियम क्यों? शून्य क्यों बोला गया इसे? शून्य ये बोला गया, क्यों बोला गया? तो अपन इससे क्या होते हैं, इसे अपन ताप का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप का नियम। किसे कहते हैं? शून्यवां नियम है, उसको अपन क्या कहते हैं? ताप का नियम भी कहते हैं। अब ताप का नियम कहते क्यों है इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैं जस्ट एक केस ले रहा हूँ। आपका कोई ए ले लिया सिस्टम, कोई भी सिस्टम ले लिया मैंने, बी ले लिया, और कोई सिस्टम ले लिया मैंने, सी ले लिया। ठीक है, अब कोई भी ऐसा सिस्टम ले लिए मैंने, ए बी सी, 3 सिस्टम लिए। अब ये कैसे रहते हैं? ये जो भी सिस्टम होंगे वो कैसे होंगे? इक्विलिब्रियम में रहना चाहेंगे, यानी साम्य अवस्था में रहना चाहेंगे। तो पहले मैं मानता हूँ कि यदि कोई अपने पास ऐसा सिस्टम है जिसमें ए बी सी 3 सिस्टम हो गए, यदि इसमें ए और बी की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ? ए और बी की। ए और बी की बात करूँ, यदि ये वाले क्या है आपके पास? साम्य अवस्था में है। क्या है आपके पास? साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था में है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। अब साम्य अवस्था में होंगे कैसे? मान लिया कि कोई आपने क्या ले ली, 2 वस्तु ले ली, ए और बी ले ली। क्या ले लिया? ए और बी ले लिया। अब मान लिया कि इसके पास हाई टेम्परेचर है। क्या है? इसके पास हाई टेम्परेचर है। इसके पास क्या है? लो टेम्परेचर है। इसके पास क्या है? लो टेम्परेचर है। यदि इसके पास हाई है और इसके पास लो है, क्या ये साम्य अवस्था में होंगे? क्या नहीं होंगे। आप जानते हो ये साम्य अवस्था में कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके पास टेम्परेचर कम है। तो ये साम्य अवस्था में कब होंगे? जब इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जब इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जब ये दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तब अपन कह सकते हैं कि ये क्या हो गए? अब दोनों साम्य अवस्था में हो गए। इसका भी टेम्परेचर वही है और इसका भी टेम्परेचर वही है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये आपका क्या है? एक साम्य अवस्था में होना को प्रदर्शित करता है। तो सेम यही कंसेप्ट है यहाँ पे। देखो, जब इस तरीके का केस आता है तो पहले ये साम्य अवस्था में नहीं था, बाद में क्या किया, कुछ उसने ऊष्मा का स्थानांतरण किया और वो क्या आ गया? साम्य अवस्था में आ गया। साम्य अवस्था में आ गया तो यहाँ पे देखो अपने पास 3 सिस्टम लिए, ये और ये क्या हो जाए आपके पास? ये वाला और ये वाला जो सिस्टम है ये क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। और फिर मैं ये कहता हूँ कि ये वाला और ये वाला भी सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में आ जाए। यानी ए और बी था वो क्या था? साम्य अवस्था में था, और ए और सी था वो भी क्या था? आपका साम्य अवस्था में था। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या कहता है कि जब ये आपके पास कोई 3 सिस्टम होते हैं, ये दोनों साम्य अवस्था में हैं, ये दोनों साम्य अवस्था में हैं, तो देखो आपका ये पॉइंट है, ये वाला तो साम्य अवस्था में है ही, जब इसके साथ करे तो भी साम्य अवस्था में, जब इसका इसके साथ करे तो भी इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है। तो ये कहता है कि शून्यवां नियम कहता है कि जो ये वाले केस होंगे वो भी कैसे होंगे आपके पास? साम्य अवस्था में होंगे। कैसे होंगे? साम्य अवस्था में होंगे। और ये जो लॉ कहलाता है वो कौन सा लॉ कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जीरो लॉ कहलाता है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है।
क्लियर है आपको? जब कोई दो सिस्टम होते हैं या कोई तीन सिस्टम है, वो ए और बी साम्यावस्था में है और ए और सी साम्यावस्था में है, तो जो नीचे वाले दोनों है बी और सी भी क्या होंगे आपके पास साम्यावस्था में होंगे। उनको साम्यावस्था में करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं इक्विलिब्रियम में माने जाएंगे। तो यही आपका क्या कहलाता है उष्मागतिकी का शून्यवा नियम कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं ताप का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं ताप का नियम भी कहते हैं। और ये ताप को परिभाषित भी करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया। बड़े से बड़ा जो एमएससी लेवल का एग्जाम होते हैं उसमें भी कंपटीशन में भी पूछा गया है। ये क्या पूछा जाता है कि ताप को परिभाषित कौन करता है या ताप को परिभाषित करने वाला कौन सा नियम है। उष्मागतिकी का शून्यवा नियम, फर्स्ट नियम, द्वितीय नियम या उपयुक्त सभी। तो वहां पे कई बार कंफ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ताप के लिए जो प्रॉपर नियम था वो क्या होता शून्यवा नियम था। और शून्यवा नियम क्या करता है ताप को डिफाइन भी करता है। ताप को डिफाइन कैसे करेगा, जब ये अपने पास कोई भी दो सिस्टम होते हैं वो इक्विलिब्रियम में आते हैं या नहीं आते, वो कहाँ से पता लगेगा आपका टेम्परेचर से पता लगेगा। इसलिए वो कहता है कि वो कहाँ से परिभाषित करता है ताप को परिभाषित करता है। जब अपने पास ताप का कंसेप्ट नहीं होगा, यदि आप ताप को जानते ही नहीं हो, तो क्या वहाँ पे उष्मागतिकी का शून्य नियम लग सकता है क्या, नहीं लग सकता। जब आपको वो ताप के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप ये वाला लो नहीं जान सकते। यदि आप ताप जानते हो तब आपको पता लगेगा कि ये वाला क्या है साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है। जब ये वाला आपको पता लगेगा तो आप कह सकते हो कि ये क्या है उष्मागतिकी का शून्य नियम बताएगा। तो आप लगाइए उष्मागतिकी का शून्यवा नियम और इसमें लिखिए, उसमें लिखिए यदि दो निकाय किसी अन्य तीसरी निकाय के साथ, यदि दो निकाय किसी अन्य तीसरे निकाय के साथ यदि दो निकाय किसी अन्य तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो तो, यदि दो निकाय किसी अन्य तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो तो यह दोनों निकाय भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। यदि दो निकाय किसी अन्य तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो तो यह दोनों निकाय भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। यदि दो निकाय किसी अन्य तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो तो यह दोनों निकाय भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। लिखो फिर, माना तीन निकाय ए बी सी उपस्थित है, माना तीन निकाय ए बी सी उपस्थित है, माना तीन निकाय ए बी व सी उपस्थित है। यदि ए और बी साम्यावस्था में है, यदि ए और बी साम्यावस्था में है, यदि ए और बी साम्यावस्था में है तथा ए और सी भी साम्यावस्था में है, तथा ए और सी भी साम्यावस्था में है, तो बी और सी भी साम्यावस्था में होंगे। तो बी और सी भी साम्यावस्था में होंगे, तो बी और सी भी साम्यावस्था में होंगे। और यही उष्मागतिकी का शून्य नियम कहलाता है। और यही उष्मागतिकी का शून्यवा नियम कहलाता है। अब यदि आपको डायग्राम बनाना हो तो चाहो तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, और यदि आप चाहो तो ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो। कैसे, जो ए बी सी अपन डिफाइन करें उसको इस टाइप से भी अपन व्यक्त कर सकते हैं कि ये क्या हो गया आपके पास कोई ए हो गया, ये क्या हो गया आपके पास कोई बी हो गया, ये क्या हो गया आपके पास कोई सी हो गया। इस टाइप से भी आप डायग्राम बना सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि आप कैसे भी मानो, चाहे ए बी को साम्यावस्था में मानो, चाहे ए सी को साम्यावस्था में मानो, चाहे बी सी को मानो, आप इन दोनों को मानते हो या फिर इसको और इसको मानते हो तो ये दोनों वैसे ही साम्यावस्था में हो जाएंगे। यदि आप इसको और इसको मानते हो, इसको और इसको मानते हो तो ये दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। यदि इसको और इसको मानते हो, इसको और इसको मानते हो तो ये दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट सेम ही कंसेप्ट है। तो आप चाहे ये वाला डायग्राम बनाना चाहो तो ये वाला बनाना चाहो तो ये वाला, जो आपको अच्छा लगे वो बना दो। फिर लिखिए
ये जो अब मैं जो लिखाने जा रहा हूँ वो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए, इसमें नोट लगा के लिखना हो तो नोट लगा के लिख लेना कि वह भौतिक राशि जो तीनों निकायों में उभयनिष्ठ है, वह भौतिक राशि जो तीनों निकाय में उभयनिष्ठ है, वह भौतिक राशि जो तीनों निकाय में उभयनिष्ठ है। बोलो, इसमें जब तीनों निकाय की बात हो रही है और तीनों निकाय में उभयनिष्ठ कौन है बताओ, यहाँ पे आप बताओ कि तीनों निकाय में उभयनिष्ठ कौन है। तो आपने क्या जाना कि यहाँ पर तीनों निकाय में उभयनिष्ठ कौन होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो उभयनिष्ठ है यानी साम्यावस्था की बात हो रही है वो किस बेस पे हो रही है, वो बेस हो रही है किसके बेस पे, ताप के बेस पे। किस पे बेस पे? साम्यावस्था में कब होगा, वो ताप के बेस पे ही होगा, जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, समान आ जाए, तब वो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो ताप है वो क्या है, आपकी उभयनिष्ठ स्टेट है, यानी तीनों निकाय में जो उभयनिष्ठ है वो क्या है, ताप है। तो इसमें लिखिए वह भौतिक राशि जो तीनों निकाय में उभयनिष्ठ है, वह भौतिक राशि जो तीनों निकाय में उभयनिष्ठ है, ऊष्मागतिकी भौतिकी में ताप कहलाती है। ऊष्मागतिकी भौतिकी में ताप कहलाती है। ऊष्मागतिकी भौतिकी में ताप कहलाती है। और ताप को ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम से परिभाषित करते हैं। और ताप को ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम से परिभाषित करते हैं। और इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं, या ताप को कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। ताप को कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। और यह एक बाह्य प्राचल होता है। और यह एक बाह्य प्राचल होता है या बाह्य पैरामीटर होता है। यह एक बाह्य प्राचल होता है या बाह्य पैरामीटर होता है। लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम हो गया। अब एक आपका एक छोटा सा टॉपिक और लेते थे अपन इसी के साथ। वो टॉपिक लेते हैं स्थूल निकायों की। टॉपिक क्या आपका, स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया। स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया। स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया यानी क्या है, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, इंटरेक्शन ऑफ द माइक्रो सिस्टम। क्या, इंटरेक्शन ऑफ द माइक्रो सिस्टम। तो अब सबसे पहले अपन को देखना क्या इसमें क्या होता है कि अपन बात करते हैं स्थूल निकाय के मध्य अन्योन्य क्रिया की। किसकी बात करते हैं, स्थूल निकाय के मध्य अन्योन्य क्रिया की। तो देखो सबसे पहले मैं क्या मानता हूँ, कोई निकाय मानता हूँ। क्या मानता हूँ, कोई निकाय मानता हूँ। एक निकाय माने मान लिया ए, एक निकाय माने क्या माना ए, दूसरा निकाय मैंने क्या माना ए डैश, दूसरा निकाय मैंने क्या माना ए डैश। इसकी यदि मैं औसत ऊर्जा मानूं तो इसको तो मान लेता हूं मैं ई बार और इसको मान लेता हूं मैं ई डैश बार। ठीक है, अब इसको मैं आई मान लेता हूं। आई क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये क्या कर रहा है, अन्योन्य क्रिया कर रहा है। यानी अपन जब क्रिया से पहले की बात करेंगे, मान लिया कि कोई अभिक्रिया है ए प्लस बी सी प्लस का डी, ये मान लिया कि कोई अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया अब ये क्या कर रहे हैं, ए और बी कोई पार्टिकल है जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये क्रिया से पहले, यानी जैसे अपन अभिकारक और उत्पाद बोलते हैं, ये क्या है क्रिया से पहले है, ये क्या है क्रिया के बाद है। इसका मतलब ये वाला तो कहलाएगा आपका इनिशियल वाला और ये वाला कहलाएगा आपका फाइनल वाला, ऐसे ही तो कहोगे आप। तो सेम कंसेप्ट ये है इसमें। सेम कंसेप्ट क्या है कि इसमें कोई निकाय है, निकाय कौन कितने हैं, दो निकाय ए और क्या मान लिया मैंने ए डैश। इन दोनों निकायों की जो औसत ऊर्जा है वो क्या है आपके पास ई आई बार है, यहाँ पे की आई ई आई डैश बार है। अब अपन यदि क्रिया के बाद की बात करें, ये तो क्रिया के पहले की बात हो गई। अब यदि मैं क्रिया के बाद की करता हूँ यानी क्रिया के पश्चात, किसकी बात कर रहा हूँ, क्रिया के पश्चात। अब देखो यदि मैं क्रिया के पश्चात की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, ये जो दोनों निकाय है वो दोनों निकाय मिलकर एक संयुक्त निकाय का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, दोनों निकाय मिलकर एक संयुक्त निकाय का निर्माण करते हैं। तो ये मान लिया कि एक तो ये हो गया और एक ए डैश हो गया।
क्या हो गया, ए और ए डैश हो गया। अब इसकी मैं एनर्जी की बात करूंगा तो ये क्या आएगा आपका ई एफ आएगा, और ये क्या आएगा आपका ई एफ डैश। अब देखो ये क्या है, क्रिया से पहले क्या थे, दोनों अलग अलग थे, अब क्या हो गए, कुछ रिएक्ट करने के बाद ये दोनों एक साथ मिल गए, मिलने के बाद क्या बना रहे हैं, इन दोनों निकाय मिलकर एक तीसरे निकाय का निर्माण कर रहे हैं। मतलब क्या है आपके पास कि ए प्लस ए डैश कोई निकाय थे दोनों, जो मिलकर क्या करते हैं, तीसरे निकाय का निर्माण करते हैं। तो तीसरा निकाय कौन सा हो गया आपके पास, ए स्टार हो गया। तो जो आपका ये वाला निकाय बनेगा वो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, ए स्टार बनेगा। क्या बनेगा, ए स्टार बनेगा। तो अपन यहां से कह सकते हैं क्या, देखो यदि मैं ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पे फॉलो करूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या फॉलो करो, ऊर्जा संरक्षण नियम से यही फॉलो करूंगा। तो ऊर्जा संरक्षण नियम से फॉलो करूंगा तो क्या पता लगेगा आपको कि जो आपके पास ई आई बार है, क्या है आपके पास, ई आई बार प्लस ई आई बार का डैश, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ई एफ प्लस का ई एफ डैश, यही है आपके पास। यदि मैं इसको इधर भेजूं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यही आएगा, प्लस का क्या आएगा आपके पास, ई फाइनल डैश माइनस ई इनिशियल डैश, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल ई, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि बार लगाते हो तो बार लगा लेना, तो ये क्या आ जाएगा बार इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी एनर्जी में चेंज होगा वो कितना होगा, जो फाइनल माइनस इनिशियल होगा उसके इक्वल होगा, और टोटल कितना हो जाएगा, जब दोनों के लिए बात करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसमें ये आपको क्लियर पता लग गया होगा कि कोई भी आपके पास दो निकाय थे, क्रिया के पहले ये था, क्रिया रिएक्शन करने के बाद ये हो गया, जो तीसरे निकाय का निर्माण करता है, दोनों निकाय ने मिलकर तीसरे निकाय का निर्माण किया, तो आपके पास क्या आया, ये वाला रिलेशन आया। तो इसमें लिखिए आप, इसमें लिखिए पहले लगा लीजिए टॉफिक स्थूल निकाय के मध्य अन्योन्य क्रिया, और आप दो डायग्राम बना दीजिए। फर्स्ट पॉइंट लगा के बनाइए क्रिया से पूर्व, फर्स्ट पॉइंट लगाइए क्रिया से पूर्व, और जो ये वाला डायग्राम है वो बनाइए, और सेकंड पॉइंट लगाइए क्रिया के पश्चात। ये तो क्या है, बिफोर इंटरेक्शन, ये क्या है, आफ्टर इंटरेक्शन, ठीक है। तो 2 पॉइंट लगाइए आप, क्रिया से पूर्व और क्रिया के पश्चात, और इसमें ये वाला डायग्राम बनाइए, और क्रिया के पश्चात में ये वाला, यानी आफ्टर इंटरेक्शन के लिए ये वाला डायग्राम बनाइए। अब देखो यहाँ पे एक चीज भी ध्यान रखना कि यहाँ पे जब अपने पास क्या हो रहा है, सिस्टम कोई तीसरे निकाय का निर्माण कर रहा है, तो इसके लिए जो एनर्जी आएगी वो भी क्या आएगी आपकी, ई बार स्टार आएगी। क्या आएगी आपकी, ई बार स्टार, क्या कि ये दोनों एनर्जी मिलकर क्या बनाएगा, ई बार स्टार का निर्माण करेगा। दोनों डायग्राम बना दीजिए, ये क्रिया के पहले और ये क्रिया के पश्चात। इसको चाहे ये तीसरा निकाय बना रहा है तो आप इसको तीसरे निकाय के बॉक्स में भी बंद कर सकते हो। इसमें लिखिए, माना दो निकाय ए व ए डैश है, माना दो निकाय ए व ए डैश है, माना दो निकाय ए व ए डैश है, अन्योन्य क्रिया से पूर्व, अन्योन्य क्रिया से पूर्व निकाय ए की औसत ऊर्जा, अन्योन्य क्रिया से पूर्व निकाय ए की औसत ऊर्जा ई आई बार है, ई आई बार है, ई के नीचे आई और बार, जो मैंने डायग्राम में लिखा है वही लिखवा रहा हूं, ई आई बार है, बोर्ड पर लिख रखा है। एवं ए डैश की औसत ऊर्जा, एवं ए डैश की औसत ऊर्जा ई आई बार डैश है, ई आई बार डैश है, यानी ये वाली। अब हम दोनों निकाय को ऊष्मीय संपर्क में रखते हैं, अब हम दोनों निकाय को ऊष्मीय संपर्क में रखते हैं, जिसके कारण यह दोनों निकाय, जिसके कारण यह दोनों निकाय, जिसके कारण यह दोनों निकाय अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिसके कारण यह दोनों निकाय अन्योन्य क्रिया करते हैं, और क्रिया के पश्चात, और क्रिया के पश्चात निकाय ए की औसत ऊर्जा, और क्रिया के पश्चात निकाय ए की औसत ऊर्जा
ये लिखना EF बार, और क्रिया के पश्चात निकाय A की औसत ऊर्जा EF बार तथा A डैश की औसत ऊर्जा EF बार डैश है, ये वाले EF बार डैश है। यह दोनों निकाय एक संयुक्त निकाय का निर्माण करते हैं। यह दोनों निकाय एक संयुक्त निकाय का निर्माण करते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना A स्टार, ब्रैकेट में लिख लेना A स्टार, जिसकी औसत ऊर्जा E स्टार बार है, जिसकी औसत ऊर्जा E स्टार बार है, ये वाले जिसकी औसत ऊर्जा E स्टार बार है। अतः ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ये वाला जो मैंने लिखा है, ये वाला लिख लो, तीनों इक्वेशन। इसमें क्या किया, डेल ई डी इज इक्वल टू डेल ई बार डैश इज इक्वल टू 0। लिखो, अतः इसको समीकरण नंबर देना हो तो दे देना एक, और नहीं दो तो भी कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन आनी है इसमें। फिर लिखो इसमें, अतः इस समीकरण से स्पष्ट है कि निकायों की औसत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अतः इस समीकरण से स्पष्ट है कि निकाय की औसत ऊर्जा में परिवर्तन होता है और ऊर्जा में इस परिवर्तन के आधार पर अन्योन्य क्रिया दो प्रकार की होती है। तो ये ऊर्जा में परिवर्तन के आधार पर उस कितने प्रकार की क्रिया को बांट रहा है। देखो मैंने पहले जो लिखाया आपको, जो समझाया वही लिखाया। कैसे, दो सिस्टम माने थे, ए और ए डैश। औसत ऊर्जा क्या थी, ई आई और ई आई डैश बार। क्रिया से पहले, क्रिया के बाद क्या हुआ, दोनों निकाय ने मिलकर एक तीसरे निकाय का निर्माण किया। क्या आया, ए स्टार। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो ये वाली एनर्जी है, यानी क्या इसमें और इसमें जो एनर्जी में चेंज आएगा वो इसमें और इसमें जो डैश वाले में चेंज आएगा वो दोनों मिलकर क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। अब ये कितने प्रकार को बांट रहा है, ये बात कर रहा है 2 प्रकार की बेस पे, ऊर्जा के बेस पे। तो इसमें लिखिए, जो फर्स्ट होता है वो तो क्या होता है आपका ऊष्मीय विनिमय। फर्स्ट होता है आपका ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। फिर होता है आपका रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। बी होता है आपका रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। और सी होता है व्यापक अन्योन्य क्रिया। वैसे जो मेन ऊपर है ये 2 ही है। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या आएगा ऊर्जा के बेस पे। तो इसमें डिफरेंस ये आएगा क्या कि आपके पास ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया है। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया मतलब यहाँ से नाम से ही पता लग रहा है कि ऊष्मा का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो ऊष्मा का तो क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। पर जो बाह्य पैरामीटर होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बाह्य प्राचल क्या होते हैं आपके पास, नियत रहते हैं। यानी ये तो वाले जो बाह्य पैरामीटर है वो कांस्टेंट रहेंगे और जो एनर्जी का इधर से उधर ट्रांसफर होना है वो होता रहेगा इसमें। तो अपन कह सकते हैं कि जो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा और बाह्य प्राचल क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। सेकंड वाला क्या कहता है कि रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, यानी इसमें रुद्धोष्म का मतलब है ऊष्मा का विनिमय नहीं होना, यानी इसमें ऊष्मा का विनिमय नहीं होता, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता।
और क्या इसमें बाह्य प्राचल है वो कैसे रहते हैं, परिवर्तित होते हैं। फिर इसमें क्या है, जो व्यापक अन्योन्य क्रिया है, इसमें ये क्या कहता है कि इसमें ऊष्मा का विनिमय होता भी है, यानी इसमें दोनों केस पॉसिबल है, ऊष्मा का विनिमय भी होता है, ऊष्मा का विनिमय भी होता है, और जो बाह्य प्राचल है वो भी क्या है, परिवर्तित है। तो ये वाला केस आ गया आपके पास कितना, फर्स्ट आ गया ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, जो क्या करता है, ऊष्मा का आदान प्रदान तो करता है, यानी जब कोई इंटरेक्शन करेंगे, जब कोई दो सिस्टम इंटरेक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा, एनर्जी का इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है। यदि एनर्जी का ट्रांसफर होता है और बाह्य पैरामीटर क्या होते हैं, नियत रहते हैं, जैसे पी वी टी, ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, और ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहा है, तो वो क्या आएगा, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में आएगा। यदि आपके पास ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा पर पी वी टी क्या हो रहे हैं, आपके पास चेंज हो रहे हैं, तो क्या आएगा, वो रुद्धोष्म में आएगा। और यदि ऊष्मा का आदान प्रदान भी कर रहा है और पैरामीटर भी चेंज कर रहा है, जब दोनों केस पॉसिबल है, तो वो किस में आएगा, आपका व्यापक अन्योन्य क्रिया में आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, फर्स्ट पॉइंट लिखिए ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, और इसमें लिखिए वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो, वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो और बाह्य प्राचल नियत है, या बाह्य प्राचल नियत हो, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। फिर लिखो रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, सेकेंड पॉइंट लिखो रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। इसमें लिखो वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का विनिमय नहीं होता, वह अन्योन्य क्रिया जिसमें ऊष्मा का विनिमय नहीं होता, जिसमें ऊष्मा का विनिमय नहीं होता तथा बाह्य प्राचल परिवर्तित होते हैं, तथा बाह्य प्राचल परिवर्तित होते हैं, तथा बाह्य प्राचल परिवर्तित होते हैं, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहलाती है, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहलाती है। थर्ड लिखो व्यापक अन्योन्य क्रिया, थर्ड लिखो व्यापक अन्योन्य क्रिया। इसमें लिखो इस अन्योन्य क्रिया में ऊष्मा का विनिमय भी होता है, इस अन्योन्य क्रिया में ऊष्मा का विनिमय भी होता है, ऊष्मा का विनिमय भी होता है और बाह्य प्राचल भी परिवर्तित होते हैं, और बाह्य प्राचल भी परिवर्तित होते हैं, और बाह्य प्राचल भी परिवर्तित होते हैं, व्यापक अन्योन्य क्रिया कहलाती है, व्यापक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज अपने जो थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट था अभी तक हमने वही पढ़ा है इस क्लास में, आज की क्लास में। तो इसमें जो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है और ये जो इंटरेक्शन वाला है, ये आपके एग्जाम में कई बार बीएससी के एग्जाम में, बीएससी बीएड के एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसको अच्छे से कवर करिएगा। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे वाला टॉपिक के साथ, जिसमें ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम और कुछ डेफिनेशन लेके अपन क्या करेंगे, मैक्सवेल समीकरण को निकालेंगे। तो कई बार वो भी आपके क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए तो इतना ही। और कोई नए स्टूडेंट है जिनको यदि पूरा कोर्स पढ़ना हो तो एप्लीकेशन में ज्वाइन होना हो तो नंबर दे रखे है मैंने, क्लास के नंबर है आपके पास 7877763122। तो इन नंबर पर कांटेक्ट करके वो अपने एप्लीकेशन में ऐड हो सकता है, सब कुछ डिटेल उसको बता दी जाएगी। वो इस नंबर पर व्हाट्सअप या मैसेज या कॉल जैसे भी आप करना चाहे कर सकते हो। तो कोई नया स्टूडेंट है जो एप्लीकेशन में ज्वाइन होना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो आप इसको नंबर पर कांटेक्ट करें या मैसेज करें तो आपको ज्वाइन ऐड कर दिया जाएगा। और उसमें आप यदि आपको कोई डेमो क्लास देखनी हो तो आप उसमें डेमो क्लास भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। ये आपकी आज थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट क्लास थी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट नए टॉपिक में एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।